बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाजिर। आपका अपना प्रोग्राम जिसे आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, आपके सवालात आते हैं, आरा आती हैं आपकी, उस पर मेरे ख्याल से जितनी हम आपके शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले जी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ रबी की फसल में गंदम 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 से करते हैं। हुकूमत ने पॉलिसी बनाई है जी कि हमने अपने जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं वो 6.2 मिलियन मेट्रिक टन, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था कि तकरीबन हमारी जो इस दफ़ा काश्त नज़र आ रही है वो कम नज़र आ रही है। और हुकूमत ने भी अब कह दिया कि जी अब हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखने पड़ेंगे। क्यों रखने पड़ेंगे, आते हैं उसकी तरफ। इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि अब ये जो सहमाई शुरू हुई है इसमें एक तो गंदम लग रही है, गंदम लगने के साथ साथ हमारी जो मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए गंदम दस्तयाब है उसके ज़खायर में भी कमी आ रही है। हम ऑलरेडी अपनी एग्री इम्पोर्ट्स को बढ़ा चुके हैं और उसमें अब नज़र ये आ रहा है कि ये जो हमारा इक्तसादी जो जिसे तवाज़ुन कहते हैं कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, उसमें एग्रीकल्चर की अब काफ़ी ज़्यादा अमल दखल नज़र आ रहा है। चीनी हमने इम्पोर्ट की, हुकूमत ने, खबर यह आ रही है कि हुकूमत के वज़ीर मौसूफ ने पार्लियामेंट के सामने, अवामी नुमाइंदों के सामने ये बयान दिया है कि अब हम यू टर्न ले रहे हैं। हम ये नाफिज नहीं कर सकते कि शुगर मिलें पता नहीं किसकी हैं, आप जानते होंगे जिनकी हैं, तो उन शुगर मिलों में हम नाफिज नहीं कर सकते कि वो क्रशिंग कब शुरू करें, या वो नवंबर के शुरू में करें या नवंबर के आखिर में करें, ये उनकी मर्जी है। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल क्योंकि 400 से 700 रुपये गन्ना, 700 रुपये गन्ना किसी का है तो ज़रा हमें बताए कि किसका गन्ना 700 रुपये बिका है, अगर बिका है तो उनका मौसूफ का बयान ये था कि 400 से 700 रुपये में गन्ना बिका है और उस वजह से काफ़ी बेहतरी आ गई है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि IMF ने हमें मना किया है सपोर्ट प्राइस निकालने से गन्ने की, तो इसलिए हम नहीं निकाल सकते। तो हुकूमत पहले चीनी सस्ती खरीदे, गन्ना खरीदा गया, फिर चीनी बनाई गई, फिर चीनी एक्सपोर्ट की गई, अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में वो चाल बिल्कुल नहीं बदली। ये एक लम्हे फिक्रिया हमारे सामने नज़र आ रहा है। अब आते हैं गंदम पे। अब गंदम की सिचुएशन क्या हो गई है कि सबसे पहले तो गंदम का सीज़न शुरू हो रहा है। हुकूमत ने 2 काम किए हैं। एक काम क्या किया है, एक तो वो आपको पता है बैनुल सूबाई, अभी तक उस पर वो बंदिश है, बेशक पॉलिसी में कह दिया है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि जी सूबों को कहा जाए तो फिर कहा यह जाता है कि 18वीं तरमीम के बाद जो ये सूबाई मामला है, अब सूबाई मामले में इस वक्त गंदम लगने वाली है और मुझे खैबर पख्तूनख्वा और इसके साथ साथ सिंध में जहाँ पे कि बीज की फराहमी होती है, 90% से ज़्यादा बीज वो कहते हैं जी कि अगर जो हम बेच रहे हैं सर्टिफाइड बीज, वो पंजाब उसकी ज़रूरत पूरी कर रहा होता है। लेकिन क्योंकि बैनुल जो सूबाई उस पर जो गंदम की मूवमेंट है उस पर पाबंदी है, उस वजह से सीड भी अभी तक नहीं पहुंच रहा। तो वो जो वैरायटीज़ जो कि पंजाब में, क्योंकि सीड की वैरायटीज़ यहाँ पे दस्तयाब हैं, तैयार की जाती हैं, बहावलपुर हो, वो रीजन बहावलनगर हो, साहिवाल हो या दीगर इलाके, उसमें ये दस्तयाब होता है। इसी तरह जो हमारा खुशाब की बेल्ट है या डेरा इस्माइल खान के करीब जो इलाके हैं पंजाब से, वहाँ से सीड, या फैसलाबाद से सीड जाता है, कहाँ पे, खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ से सीड की जो दस्तयाबी है वो भी नहीं हो रही। क्योंकि बैन लगा हुआ है, तो उससे गंदम की फसल पे शदीद असरात आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे अब आते हैं कि जो हुकूमत ने नया फैसला किया है, और ये फैसला मेरे ख्याल में उन्होंने कहा जी कि IMF से हमने इजाज़त ले लिया कि हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो हैं वो तकरीबन 6 मिलियन मेट्रिक टन हम करेंगे और उसकी दस्तयाबी होगी। लेकिन ये जो कीमत लगाई गई है, जो उन्होंने कहा जी कि बड़े दावे से हुकूमत ने कहा जी कि हमने 3500 रुपये का रखा है। एक्चुअली वो क्या है, ये बाद में वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर ने क्लियर किया है कि ये क्या है, ये एक इंडिकेटिव प्राइस उसे कहते हैं, यानी कि ये एक इशारा देने के लिए या इशारिया के तौर पे हम उसकी दस्तयाबी करें कि जी क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में 3500 रुपये की कीमत हो सकती है, अगर हुई तो फिर हम ख़रीद लेंगे, लेकिन इससे नीचे भी जा सकती है। अब बात यह है इंटरनेशनल प्राइस और डॉलर, तकरीबन मैं देखूं को पिछले जब अप्रैल में की बात हो तो हमें नज़र आता है कि ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा, 6 महीने पहले भी डॉलर की और रुपये की जो कीमत थी वो बराबर थी जो आज है।
280 के आसपास। तो क्या हुआ ऐसा कि हुकूमत ने 2100 या आम तर्ज में अगर बात करूं तो तकरीबन 55 रुपये फी केजी गंदम काश्तकारों से खरीदी जब वो उन्होंने उसकी क्या किया था, कटाई हुई थी। अब क्या हुआ है कि 3500 रुपये। तब भी हुकूमत को पता होना चाहिए कि वीट की प्राइसेस दुनिया में तकरीबन इसी लेवल के ऊपर चल रही हैं, या नीचे हुई हैं या ऊपर हुई हैं। अब हुकूमत किस अंदाजे पे ये कह रही है, इस पे सोचने की बात है। लेकिन किसानों की अगर बात करूं तो ये किसानों के लिए कीमत नहीं है, ये कीमत जा रही है किसको, वो आपको भी पता है, बीच में जो लोग होते हैं उन तक ये जा रही है। तो मेरा ख्याल में इसका मुकम्मल जामे प्लान हुकूमत को देना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं दिया। अभी भी इसमें बहुत सारी जो है वो झोल है, और इसको देखते हुए मेरे ख्याल से क्लैरिटी नहीं आती। रोटी महंगी हो जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, दीगर चीज़ें महंगी हो जाएंगी, लेकिन जो फार्मर है, खसूसन जिस तरह से अभी खादों की कीमतें बढ़ गई हैं और उसको देखते हुए उसका खर्चा जो उनसा है, तो ये मुश्किलात इसमें आएंगी। इसके साथ साथ एक बहुत अहम नुक्ता जो गंदम के साथ जुड़ा हुआ है वो होता है बारदाने की फराहमी या दस्तयाबी। हुकूमत का उसके ऊपर क्या स्टैंड है, क्योंकि अगर हुकूमत ने 6 मिलियन मेट्रिक टन करना है अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व, तो उसको फिर वो इंश्योर करेगी कि वो उतना जो बारदाना है वो फराहम भी करे जब वक्त आए। तो ये पॉलिसी के अंदर मेरे ख्याल से ये बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो होनी चाहिए क्लियर। तो ये एक अहम बात थी जो कि मैंने कहा आपके साथ बात की जाए इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ख़र्चा आपका मज़ीद बढ़ना है और कीमत आपको कितनी मिलेगी ये अब आपने फैसला करना है कि कहाँ जाना है। अभी बहुत सारे लोगों का देखा है कैनोला, राया, सरसों उसकी काश्त दबा के हो रही है। क्यों? क्योंकि वो उस पर ख़र्चा बनिस्बत गंदम के कम है और मेरे ख्याल से उसका रेट भी स्टेबल है, जैसे आपको बताया। जी, अब आते हैं नेक्स्ट हम एक अहम चीज़ जो कि होने जा रही है, जो कि मैंने आपको बताया था अगस्त के महीने में, लेकिन हुकूमती और स्टेट बैंक की तरफ से उसकी फराहमी में कुछ जो देर लगी, लेकिन अब वो इस महीने तमाम बैंक, कमर्शियल बैंकों और उनके लिए स्टेट बैंक ने ऐलान कर दिया है और इसका नाम रखा है स्कीम का, कर्जे की ज़रखेज़ ई जो अंग्रेज़ी वाला इलेक्ट्रिक जिसे कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कह लें। तो ज़रखेज़ ई जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया है छोटे काश्तकारों के लिए। उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के 12.5 एकड़ से कम के काश्तकार, इसके साथ साथ सिंध के 16 और बलूचिस्तान के तकरीबन 30-32 एकड़ से के जिनकी ज़मीन है वो इससे फैज़याब हो सकते हैं। प्रोग्राम थोड़ा सा है वो है कि एक पोर्टल होगा, उस पोर्टल के ऊपर बैंक के आप पास जाएंगे, बैंक आपको साइन अप करेगा, आपका नाम इंदराज करेगा, फिर आपकी एक पेमेंट आएगी। उस पेमेंट के अंदर आप तकरीबन 2000 रुपये का खर्चा ज़हन में रखें। 1200 तो लिखा हुआ है, लेकिन वो जिस तरह से ई सहूलत और बाकी जगह से वो होगा वो आपको देना पड़ेगा, उस एजेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं। और फिर वो उनका इंदराज होगा, फिर आपकी एप्लीकेशन जो सी है वो उसकी एक टेस्ट होगा, उसको देखा जाएगा, जांच पड़ताल होगी और फिर आपको वॉलेट के थ्रू कर्जा मिलेगा। अब कर्जा कितना आ रहा है? अगर आप एक छोटे काश्तकार हैं और आप ज़मीन के मालिक हैं तो आपको 10 लाख रुपए का कर्जा मिल सकता है। 10 लाख का, 1 लाख रुपया फी एकड़ उन्होंने कहा है। और अगर आप ठेके पे ज़मीन ली है तो आपके पास फिर गुंजाइश कम हो जाएगी, तकरीबन 5 लाख तक आप कर्जा ले सकते हैं। इसी तरह से इस कर्जे से आपको कैश में 100% नहीं मिलेगा, इसमें जो कर्जा दस्तयाब होगा आपको वो मिलेगा 75% मिलेगा आपको एग्रीकल्चर इनपुट्स के साथ, शरिया के मुताबिक उसको करने की कहा गया है। और इसमें इंश्योरेंस भी शामिल है। इसके साथ साथ 75% यानी कि आप बीज की खाद, इसके साथ साथ जो जहर हैं उनके लिए आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दीगर अखराजात हैं जिसकी आपको पेमेंट करनी है तो लेबर के लिए तो वो आप 25% उसमें से लेंगे। यानी कि अगर आपको 1 लाख मिल रहा है तो 75,000 की आपको मिलेंगी जो आप इनपुट्स हैं वो, और 25% जो है मैक्सिमम आपको मिल सकता है जो कैश के तौर के। लेकिन जो हमारे ठेके पे ज़मीनें हैं उनके अंदर मज़ीद सख्ती है कि उनका सिर्फ 15% कहा गया है कि वो
कैश के तौर पे ले सकते हैं। तो ये एक अहम बात थी जिसमें कि मैंने कहा आपको लेके आया हूँ। इसको फिर वो टेस्ट करेंगे, फिर लेके चलेंगे। इसमें इंश्योरेंस भी शामिल है और तमाम बैंक इसके लिए जो मौजूदा सूद का जो रेट चल रहा है जिसे हम कायबोर कहते हैं, उसके साथ साथ इंश्योरेंस के पैसे प्लस बैंक अपनी प्रॉफिट वो इसमें शामिल करेगा और वो आपको 1 साल के अंदर बाद आपको वो देना है। 1 साल तक आप उसको कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो बैंक हैं वो एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज वाली कंपनियां जैसे हमारा किसान मददगार है इसके साथ अपना ताल्लुक जोड़ेंगे और किसानों को जो है वो एग्रीकल्चर की एडवाइजरी भी देंगे ताकि उनको नुकसानात का अंदेशा ना हो। और क्लाइमेट चेंज आपको पता है उसके अंदर हमारे मुल्क में जिस तरह से असर दिखा रहा है उसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारी इंश्योरेंस भी हो। तो ये एक प्रोग्राम अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन इसमें अब देखते हैं कि कितने लोग जो खुश नसीब जो उनसे हैं, क्योंकि इसमें आपकी ज़मीन का टेस्ट भी होना है। इसके साथ साथ इसमें आपकी अगर पहले कर्जा लिया हुआ है तो उसमें भी आपका अंदाज होगा कि आपने ऑलरेडी क्योंकि कर्जा लिया हुआ है तो आप क्या एलिजिबल हैं, यानी कि आपकी काबिलियत है मजीद कर्जा उठाने की। तो इसमें ये बहुत सारे जो उनसे हैं ये चीज़ें देखी जाएंगी, लेकिन अच्छी चीज़ है। क्योंकि मुल्क के अंदर आपको बताऊं कि जिस पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, हमारा जो ज़रई कर्जा जो हमारा अब लेना जो फार्मर ले रहे हैं वो पिछले 2 सालों में आधा हो गया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने भी इसमें कहा है कि ये एक हुकूमत के लिए जो है वो दर्ज सर बनता जा रहा है कि जो लेंडिंग है यानी कि आसान शराइत पर कर्जा ज़रई कर्जे वो दिन ब दिन कम हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों ने कर्जा लेना छोड़ दिया, क्योंकि इसको आपने पहले ही देखा है 2023 के मुकाबले में 2024 जो था हमारा एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ रेट था, यानी कि हम अपनी एग्रीकल्चर को जो 6% से बढ़ोतरी कर रहा था उसको तकरीबन मार के 1% पर ले आए हैं। तो इस सिलसिले में मतलब ख़ास यही है कि हुकूमत को चाहिए कि इसको सहल बनाए इस प्रोग्राम को, लेकिन आपको इसकी मुकम्मल तफसीलात देने का मकसद ही ये था ताकि आपको अगर कोई इसमें सवाल है, कोई आप समझते हैं झोल है, तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। लेकिन बाहम ये हमारा जो रब्ता है वो मुमकिन ही इस वजह से है कि आप तक वो तमाम इंफॉर्मेशन पहुंच सके जो उसमें कि आपको दस्तयाबी है। इसी तरह हमारे सवालात भी आते हैं आपको, उनके सवालात में आपने जो बात की थी तो हमारे एक दोस्त से पिछले प्रोग्राम में मैंने जो सीएम पंजाब का एग्रीकल्चर का प्रोग्राम था उस बारे में पूछा था, तो कि कब से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जी ये प्रोग्राम जारी है, आप जा सकते हैं। और इस पोर्टल का जो नाम है मैं बता देता हूँ, ये आपके सामने लिखा भी अभी आ जाएगा, वो है, ये आपके सामने पोर्टल की पिक्चर भी आ रही होगी, ये है सीएम पंजाब हाईटेक फार्म मैकेनाइजेशन प्रोग्राम और इसकी वेबसाइट है cmhitech.punjab.gov.pk। अब जाते जाते एक अहम चीज़ जो कि किसान जो हमारे चावल के हैं, भारत में जो हुआ है कि हमारे उन्होंने देखा कि उनके वहाँ पे पाकिस्तान का चावल अच्छा, खुसूसन बासमती की बात हो रही है। बासमती आपको पता है बहुत ज़्यादा हमारा इस पर रहता है फोकस। तो बासमती में हो ये रहा है जनाब कि भारतीय जो काश्तकार थे उनको अब जो वहाँ पे हालांकि इमदादी कीमत भी है, लेकिन उनकी कीमतें पिछले 2 सालों के मुकाबले में नीचे गिर गई हैं। वहाँ पे एक नया सिलसिला हो गया कि यानी कि वहाँ पे शायद क्वालिटी नहीं है, इस वजह से और इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान के अच्छे चावल की वजह से ये कंपटीशन बड़ा सख्त आ गया है। और अभी मैं देख रहा था कि बांग्लादेश ने एक ऑर्डर भी टेंडर भी निकाल दिया है, उसके लिए पाकिस्तान को ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। लेकिन फिल वक्त नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान में अच्छे माल की, जो हम पहले 2 हफ्ते से कह रहे हैं कि अच्छे कीमतें मिल रही हैं, ठहराव है। और इसको देखा देखी अब ये हुआ है कि भारत के अंदर किसान जो हैं वो सोच में पड़ गए हैं कि जो पिछले 2 सालों में उनको अच्छे दाम मिल रहे थे, चाहे वो 1509 हो चाहे 1847 हो, वो तमाम के तमाम जो उनसे थे उनकी अपनी वैरायटीज़ उसमें ख़रीदार ने वो दाम कम कर दिए हैं। तो ये भी एक मेरे ख्याल से एक अच्छी खबर है कि पाकिस्तानी जो इस साल उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, चावल बड़ा अच्छा लगाया और उस अच्छे चावल के लिए अच्छे इनपुट्स भी दिए। क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि एक बड़ी डिफरेंट एक आई है कि इस दफ़ा इन पिछली छमाही में जो रिकॉर्ड यूरिया की फ़रोख्त हुई है। तो ये भी एक अच्छा मेरे ख्याल से पैगाम है कि हमारे किसानों ने बड़ी क्योंकि सीज़न जो था वो कॉटन का था, राइस का था और उसके अलावा सब्जियों का था,
लेकिन जो यूरिया की खपत हुई है या यूरिया की जो सेल हुई है वो नंबर बड़े अच्छे हैं। इस वजह से मुल्क की खुशहाली और उसकी जो अगला वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 3% की ग्रोथ नज़र आ रही है, तो मेरे ख्याल से उसमें एग्रीकल्चर की इनपुट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है अगर ये सिलसिला रहा। लेकिन इसके लिए बुनियादी और अहम जो मसले हैं जुड़े हुए, उन पे भी मेरे ख्याल से हुकूमत का फोकस होना चाहिए और इसके साथ मज़ीद टेक्नोलॉजी जो सी है वो आनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैंने बात की, हुकूमत को चाहिए कि ख़ुसूसन मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी उसके अंदर एक और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को मिलकर मेरे ख्याल से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर का बोर्ड होना चाहिए। जैसे अमेरिका में यूएस डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर ने अपना एआई काउंसिल बनाई है, इस तरह पाकिस्तान में भी ज़रूरत यह है कि हमारी जो मिनिस्ट्री है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की काउंसिल बनाए ताकि ये ड्रोन, सेंसर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी जिसे कहते हैं, उसकी बदौलत हम अपने फार्मर्स को जो है वो हर मुमकिन जो है ना वो इक़दामात करें ताकि वो टेक्नोलॉजी से फैज़याब हो और उस फैज़याब होने से उसकी जो है वो ग्रोथ बेहतर हो, वो सस्टेनेबल हो। तो ये मैं इस प्रोग्राम में बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि आज आपको इसके मुतालिक बताया जाए, दरख्वास्त की जाए। उम्मीद है कि इसके ऊपर ज़रूर हमारी बात सुनी जाएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगले प्रोग्राम में अपने सवालात ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि अगले हफ्ते मैं आपके सवालात शामिल करूँगा और उनके जवाबात भी देंगे, तो इसलिए ज़रूरी यह है कि आपकी शमूलियत हमारे साथ रहे। अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।